अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम इतिहास का जो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है उपयोजित इतिहास, इसके बारे में अच्छे से अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को मैंने पढ़ाने के लिए 2 पार्ट में वीडियो बनाया है, तो ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 का भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके आप इतिहास और भूगोल का सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको ऐसे वीडियो मिलता रहेगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं और समझते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आप अपने सामने इतिहास का किताब रखोगे और हाथ में पेंसिल लेके बैठोगे तो आपको लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। उपयोजित इतिहास संज्ञा के लिए लोगों, सामान्य जनों का इतिहास, पब्लिक हिस्ट्री है, वैकल्पिक शब्द प्रयोग प्रचलित है। उपयोजित इतिहास का दूसरा नाम होता है लोगों का इतिहास। जब सामान्य लोगों का इतिहास लिखा जाता है तो उसे हम लोग उपयोजित इतिहास कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में पब्लिक हिस्ट्री कहा जाता है। यानी कि जब सामान्य लोगों, अभी तक इतिहास किसके बारे में लिखा जा रहा था? राजा महाराजा के बारे में लिखा जा रहा था। लेकिन जब सामान्य लोगों के बारे में यानी कि आम आदमी के बारे में जब इतिहास लिखा जाने लगेगा तो उसे हम क्या कहते हैं? उपयोजित इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया? इसे अंग्रेजी में पब्लिक हिस्ट्री कहा जाता है। यहाँ तक समझ गए? समझो आगे। भूतकाल में घटित घटनाओं के संबंध में जो ज्ञान इतिहास द्वारा प्राप्त होता है उसका उपयोग वर्तमान और भविष्य में सभी लोगों के लिए किस प्रकार हो सकता है, इसका विचार उपयोजित इतिहास विषय द्वारा किया जाता है। तो उपयोजित इतिहास में क्या पढ़ा जाता है? भूतकाल में जो भी घटित घटनाएं हैं या जो भी भूतकाल से हमें ज्ञान मिला है उस ज्ञान का उपयोग इस समय और आने वाले भविष्य के लिए हम किस प्रकार कर सकते हैं। यानी भूतकाल से जो हमें ज्ञान मिली है उसका और आने वाले भविष्य में या इस समय उसका हम उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं? इसको हम उपयोजित इतिहास में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? अभी तक इतिहास को एक विषय माना जाता था, बच्चे पढ़ते थे और भूल जाते थे। लेकिन इंसान और इतिहास का बहुत गहरा संबंध होता है, क्योंकि इतिहास हमें बताती है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई। हम किसी भी चीज़ की शुरुआत को कैसे समझ सकते हैं? इतिहास के द्वारा समझ सकते हैं। तो जब सामान्य लोगों के बारे में या आम लोगों के बारे में इतिहास लिखा जाने लगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम उपयोजित इतिहास कहते हैं। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। वर्तमान में उत्पन्न सामाजिक चुनौतियों को दूर करने के लिए उपाय योजना करना। इस समय समाज में जो भी समस्याएं हैं उसका हम निवारण किस प्रकार कर सकते हैं? यानी जो भी समय समाज में जो समस्याएं चल रही हैं उसको हम दूर कैसे कर सकते हैं, ये हमें कैसे जानकारी मालूम पड़ेगा? जब हम उपयोजित इतिहास पढ़ेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। समझ में आ गया? सामाजिक हितों के निर्णय करना जैसी बातों के लिए पहले घटित घटनाओं का विश्लेषण दिशा दिखाने का कार्य करता है। इतिहास से हमें क्या मिलता है? सामाजिक हितों के लिए, यानी समाज के लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम किया जाए ताकि आने वाले समय में समस्या उत्पन्न ना हो। आपको ऐसा नहीं समझेगा, मैं उदाहरण से समझाता हूँ। देखो, पृथ्वी के अंदर जितना भी डीजल पेट्रोल है उसको बनने के लिए हजारों करोड़ों वर्ष लग गए, डीजल पेट्रोल को बनने के लिए। अगर इसी प्रकार मनुष्य डीजल और पेट्रोल को खर्चा करता जाएगा तो एक समय में डीजल पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। यानी ये समाज के लिए एक चुनौती है ना? और अगर आप भूतकाल में देखोगे तो पूरे पृथ्वी पर जंगल पाया जाता था सॉरी माफ करना, लेकिन अभी जंगल नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान क्या करता रहा है? जंगलों को काटते जा रहा है, घर बनाते जा रहा है, सड़क बनाते जा रहा है। आने वाले समय में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ये भी इंसान के लिए चुनौती रहेगा। तो ये सारी चीजें हम कहाँ पे समझेंगे? ये सारी चीजें हम उपयोजित इतिहास में समझेंगे। समझ में आ गया? आगे समझो। इसके लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक होता है। हमें जो भी आज इस समय वर्तमान में जो भी समस्याएं हैं उसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उपयोजित इतिहास पढ़ना पड़ेगा। और भूतकाल में जो घटनाएं घटी हैं उसको भी समझना होगा, क्योंकि भूतकाल की घटनाओं को जब हम देखेंगे तभी हमें वर्तमान यानी इस समय जो है प्रॉब्लम समझ में आएगा। इसको उदाहरण से समझो। मान लेते हैं कि आपने साल भर पढ़ाई नहीं किया और आप परीक्षा में बैठ गए एग्जाम देने और आपको कोई भी प्रश्न आ ही नहीं रहा है। तो अगर आप अपना 1 साल पीछे उठा के समय देखोगे तो आपको याद आएगा कि हमने तो पढ़ाई किया ही नहीं। अगर हम पढ़ाई किए होते तो हमारा परीक्षा जो है अच्छा जाता।
ठीक वैसे ही आज आपको समझ में आया, यानी जिस दिन आप परीक्षा दे रहे थे आपको समझ में आया कि हम पढ़ाई नहीं किए थे, इसलिए हमारा जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो अच्छा नहीं जा रहा है। अगर आप अच्छा मेहनत किए होते तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आता है ना। तो ठीक ऐसे ही उपयोजित इतिहास हमें बताता है कि भूतकाल में जो घटनाएं हैं उससे हम सीख सकते हैं कि आने वाले समय में या इस समय में उसका उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है। समझ में आ गया? आगे समझो। उपयोजित इतिहास के क्षेत्र में केवल तज्ञ व्यक्तियों का ही नहीं वरन समान लोगों का विविध रूपों में सहभाग हो सकता है। यहाँ पे उपयोजित इतिहास में केवल तज्ञ मतलब ज्ञानी व्यक्ति, यहाँ पे अंडरलाइन करके लिख लेना, तज्ञ मतलब ज्ञानी व्यक्ति, और वरन यानी कि सामान्य लोग, आम आदमी जिसे हम लोग कहते हैं। तो उपयोजित इतिहास के लिए ज्ञानी व्यक्तियों का भी समावेश होना जरूरी है, और जो ज्ञानी नहीं है यानी जो सामान्य व्यक्ति है, जो इसमें खोज नहीं करता, रिसर्च नहीं करता, इतिहास के बारे में कुछ लिखता पढ़ता नहीं, उसका भी इतिहास को समझना जरूरी होता है। क्योंकि इंसान जब इतिहास को समझेगा तभी आज का समस्या और आने वाले भविष्य की समस्या के बारे में समझ सकता है। समझ में आ गए? आगे समझो। संग्रहालय प्राचीन स्थानों की सैर पर आने वाले पर्यटकों के रूप में लोगों का सहभाग महत्वपूर्ण होता है। संग्रहालय क्या होता है? संग्रहालय एक ऐसी जगह होती है जहां पे पुराने वस्तुओं को, किताबों को या पुरानी जितने भी चीजें हैं उसको एक जगह पे रखा जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? संग्रहालय कहते हैं। समझ में आ गया? प्राचीन स्थानों की सैर, आप कहीं पे घूमने जाते होगे, जैसे कि आप ताजमहल देखने जाते हो, गेट ऑफ इंडिया जाते हो, इंडिया गेट जाते हो, जो प्राचीन चीजें हैं अगर वहां पे आप घूमने जाओगे तो आप इतिहास को समझने की कोशिश करोगे कि ये किसने बनवाया था, कब बना था, कैसे बना, इसका क्या इतिहास रहा है, भूतकाल में कौन से राजा हुए, कौन से महाराजा हुए, आप जानने की कोशिश करोगे। कब करोगे? जब ऐसी जगह पे आप घूमने जाओगे, यानी कि ऐतिहासिक चीजें जहां पे बनी है वहां पे आम व्यक्तियों का जाना बहुत जरूरी होता है, सहभागी होना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ गए? आगे समझो। पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना। समझ में आ गया? पर्यटन का मतलब होता है घूमना फिरना। पर्यटन के कारण लोगों में इतिहास के प्रति रुचि बढ़ने लगती है। जब आप कहीं पे घूमने जाते हो तो उस चीज के बारे में आप जानना चाहोगे। मान लेते हैं कि आप गेट ऑफ इंडिया गए, गेट ऑफ इंडिया जाओगे तो आप पूछोगे लोगों से या जानने की कोशिश करोगे कि गेट ऑफ इंडिया बना क्यों, किसने बनाया, कब बना, इसका क्या भूतकाल रहा है, इसका क्या इतिहास रहा है। तो जो भी पुरानी चीजें हैं अगर वहां पे लोग घूमने आएंगे, पर्यटन करने आएंगे, तो जाहिर सी बात है उस चीज के बारे में वो जानने की कोशिश करेंगे। समझ में आ गया? अगर आप ताजमहल घूमने जाओगे तो आप जानने की कोशिश करोगे कि ताजमहल किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कब बना, यानी कि आप इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हो, यानी जो भूतकाल है उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो। समझ में आया? आगे समझो। समाज के मन में इतिहास का बोध निर्माण होता है जब भी आप घूमने जाते हो ऐतिहासिक जगहों पे, यानी जो पुरानी चीजें वहां पे जब घूमने जाते हो, इससे आपको इतिहास की चीजें या इतिहास की बातें आपको समझ में आ जाती है, बोध होता है इतिहास का। साथ ही लोग अपने नगरों अथवा गांवों में स्थित प्राचीन स्थानों के संरक्षण एवं संवर्धन की परियोजना में सहभागी हो सकते हैं। मान लेते हैं कि आप किसी गांव में या किसी शहर में रहते हैं, वहां पे कोई पुरानी मूर्ति है, एक पुरानी मूर्ति है, आप क्या करोगे? वो मूर्ति को आप खराब नहीं करोगे, नुकसान नहीं पहुंचाओगे, उसका संवर्धन करोगे, यानी उसको बचाओगे, संवर्धन करोगे, संरक्षण करोगे, उसको बचा के रखोगे ताकि लोग देखने आए, और उससे क्या होगा? आपके गांव का, आपके नगर का नाम बढ़ जाएगा, फेमस हो जाएगा। जैसे शिरडी, आप शिरडी जाते हो तो किसके बारे में पढ़ते हो या किसके बारे में समझते हो? साईं बाबा के बारे में। ठीक वैसे ही इतिहास को समझना है तो क्या करना पड़ेगा? जो पुरानी चीजें हैं उसका हमें संरक्षण और संवर्धन करना पड़ेगा। संरक्षण और संवर्धन का मतलब होता है उस चीज को हमें वैसे ही बचा के रखना पड़ेगा। अगर आप इंडिया गेट जाओगे या गेट ऑफ इंडिया जाओगे, गेट ऑफ इंडिया जाओगे तो वहां पे देखोगे ताज होटल है, ताज होटल वैसे ही है जैसे पहले था, फिर उसे बचा के वैसे ही रखा जाता है ताकि वहां पे लोग घूमने आए। लोग घूमने आएंगे तो क्या होता है? इतिहास को लोग जानने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? इसी को कहा जाता है उपयोजित इतिहास। आगे समझते हैं। आगे लिखा है, हेडिंग है उपयोजित इतिहास और विविध विषयों में हुए अनुसंधान। उपयोजित इतिहास को यानी इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया।
इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। आइए एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, कौन कौन से भागों में बांट दिया गया इतिहास को। इतिहास का संबंध भूतकाल में घटित घटनाओं के साथ होता है। इतिहास का मतलब ही होता है जो भूतकाल की घटनाएं हैं उसे लिख दी जाती है, उससे कोई इतिहास कहा जाता है। इसीलिए इतिहास का संबंध किससे होता है? भूतकाल में जितनी भी घटनाएं घटी होती हैं उससे संबंध होता है। समझ में आया? वर्तमान में दिखाई देने वाले मानव जीवन का ताना बाना घटित घटनाओं के कारण बुना जाता है। आजकल जो इंसान दिखाई देता है कितना ताना बाना है, यानी कि इंसान कितना गाड़ी बना लिया, जहाज बना लिया, सज लिया, संवर लिया, घर बना लिया, आसमान में जाने लगे, दूसरे ग्रहों पे जाने लगे। जो इंसान का जो ताना बाना दिखाई दे रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो पहले हुई होगी, यानी इतिहास में हुआ होगा। तो इस चीज की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, कैसे हुई, ये जानने की इच्छा कहाँ पे की जाती है? इतिहास से की जाती है। उपयोजित इतिहास से इस चीज को समझा जाता है। अगर एक महिला है, अगर एक महिला से पूछा जाए आप मांग में सिंदूर पहनती हैं तो ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई तो कोई नहीं बता पाएगा, पता नहीं कब से हुई। मंगलसूत्र महिलाएं पहनती हैं तो इसकी शुरुआत कब से हुई कोई नहीं बता पाएगा, है ना। देख रहे हो वेशभूषा का बदलाव आप देखोगे, लड़कों का अलग वेशभूषा है, लड़कियों का अलग वेशभूषा है, तो कहीं ना कहीं शुरुआत तो हुआ रहा होगा, कोई ना कोई कपड़ा तो बनाया रहेगा। ये सारी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास से मिलती है। इतिहास से समझ सकते हैं ये जो चीजें आज हमें दिखाई दे रही हैं तो इसकी शुरुआत कैसे हुई रही होगी। समझ में आए? आगे समझते हैं। एक घटनाएं राजनीतिक, हमें इतिहास से राजनीतिक की जानकारी मिलती है। सामाजिक और धार्मिक संगठन के बारे में, सामाजिक क्या होता है? समाज में किस प्रकार के धर्म जो प्रचलित थे, कौन कौन से धर्म। आज आपको बहुत सारे धर्म देखने को मिलते हैं तो उसकी शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुई होगी, क्योंकि शुरुआत में तो इंसान ही था। अभी आप बोलोगे बंदर था, ठीक है, मान लेते हैं बंदर से इंसान बन गए। इंसान बनने के बाद उस समय तो जाति में बंटवारा तो हुआ नहीं था, कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा। इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इतिहास से मिलती है। दर्शन, तकनीकी विज्ञान, ये अलग अलग भागों में इतिहास बांट दिया गया। आगे मैं आपको समझाऊंगा तो समझ में आएगा। विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में घटित हुई है तो इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया। कैसे? जैसे कि राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दर्शन, तकनीकी विज्ञान, विज्ञान जैसे अलग अलग भागों में इतिहास को बांट दिया गया। आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रत्येक ज्ञान संचय का अपना स्वतंत्र इतिहास होता है। देखो सभी का इतिहास होता है, इंसान का अलग इतिहास होता है। अगर हम लोग इंसान का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें हमें मालूम पड़ेगा कि इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, इंसान जो है बंदर से इंसान कैसे बना, इंसान का जन्म कैसे हुआ, किस प्रकार विकास हुआ इंसान का, ये समझ सकते हैं। अगर हम मोबाइल का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि मोबाइल का आविष्कार कब हुआ, उसका खोज कैसे किया, मोबाइल कैसे पहले दिखता था और आज कैसे दिखता है। तो कहीं ना कहीं इतिहास में हमें किसी चीज की शुरुआत के बारे में जानकारी मिलती है। समझ में आ गए? उसी के अनुसार अनेक विषयों के अनुसंधान में इतिहास की अनुसंधान पद्धति उपयुक्त सिद्ध होती है। देखो इतिहास पढ़ने से हमें क्या होता है, कोई भी चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे हुई थी, इसकी जानकारी मिलती है। पहला आपका टॉपिक आता है जो इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। तो पहला जो है, पहले हम देखेंगे दर्शन। दर्शन क्या होता है पहले आप इसको समझ लो। दर्शन का मतलब क्या होता है, पहले के जो इतिहासकार थे, जैसे मान लेते हैं गौतम बुद्ध थे, महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने क्या किया, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बूढ़ा आदमी को देखने के बाद उनको बड़ा तकलीफ हुआ कि आदमी के जीवन में दुख क्यों है, आदमी के जीवन में दुख क्यों है। इस दुख का खोज करने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ के, वो तो बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने अपना घर छोड़ के वो दुख की खोज में निकलने पड़े कि इंसान के जीवन में दुख क्यों है और उस दुख का निवारण किस प्रकार किया जाता है या किया जा सकता है। तो उसकी खोज में वो क्या करने लगे, दुख देखने निकल पड़े और दुख होने का क्या कारण है, इसका क्या निवारण है, उसकी खोज में वो निकल पड़े थे। उसको हम लोग दर्शन कहते हैं। दर्शन आप इतना आसानी से नहीं समझोगे, मैं दूसरे उदाहरण में समझाता हूँ। दर्शन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि आप एक व्यक्ति हैं, आप घूमने जा रहे थे, आप घूमने जा रहे थे तो आपने देखा कि कोई व्यक्ति है जो मर गया है,
तो आपने देखा मर गया है, तो आपने दिमाग लगाया कि इंसान मरता क्यों है, तो आप इसकी जानने की कोशिश करोगे, यानी कि अब आप घूमना चालू करोगे और घूम घूम के चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करोगे। इसी को दर्शन कहा गया है। आप किसी मंदिर में घूमने गए, समझो आप किसी मंदिर में घूमने गए और वहां पे जितनी भी आपने चीजें देखी उसको आपने लिख दिया, यानी कि आपने दर्शन किया और लिख दिया, इसी को दर्शन कहा जाता है। अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से समझेगा। तो चलो पढ़ते हैं। विविध विचारधाराओं का उद्गम, यहाँ पे देखो भूतकाल में बहुत अलग अलग विचारधाराओं की शुरुआत हुई। उद्गम मतलब शुरुआत। अभी विचारधारा क्या होता है आप इसको समझो। गौतम बुद्ध, लोग बुद्ध धर्म मानते हैं। गौतम बुद्ध की विचारधारा क्या है कि इंसान के जीवन में दुख क्यों है ना। तो विचारधारा ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं आई, बहुत सारे अलग अलग विचारधाराएं आई इतिहास में उठ के। कोई दुख का निवारण कर रहा है, तो कोई अर्थशास्त्र के बारे में बता रहा है कि पैसे का उपयोग कैसे करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे विचारधाराएं, आज देखो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्ध है, जैन है, ऐसे बहुत विचारधारा हमें देखने को मिलते हैं समाज में। तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से हुआ होगा। सॉरी, हाँ, समझ सकते हो, आगे समझो। उसका कारण बनी वैचारिक परंपरा। तो यहाँ पे बहुत सारे विचारधाराओं की शुरुआत हुई, उसके बाद वहां से वो चीजें परंपरा बन गई। मान लेते हैं आप हिंदू धर्म में पैदा हुए, तो आप किस चीज को मानोगे? हिंदू धर्म को मानोगे, है ना। आपका रीति रिवाज दूसरे का रीति रिवाज अलग रहेगा, इसे कहते हैं विचारधारा। समझ में आ गया। और उस विचारधारा की प्रगति यात्रा के इतिहास को समझना, उसके लिए इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक होता है। कोई भी विचारधारा की शुरुआत कहाँ से हुई? मान लेते हैं कि आप गौतम बुद्ध को मानते हो, समझ में आ गया, यानी कि आप जैन धर्म मानते हो या बौद्ध धर्म मानते हो। अगर आप बौद्ध धर्म मानते हो तो आप देखोगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? गौतम बुद्ध से होती है। गौतम बुद्ध का जन्म होता है और वो क्या करते हैं? वो दुख देखते हैं और उसका निवारण करने के लिए निकल जाते हैं, यानी एक नया विचारधारा आपके सामने आ जाता है। आगे समझो। दर्शन को समझते समय वह दर्शन जिस भाषा में व्यक्त हुआ उस भाषा के इतिहास का भी उपयोग होता है। यहाँ पे देखो गौतम बुद्ध भगवान क्या करने लगे? घूमने लगे और घूम घूम के लोगों का दुख का निवारण करने लगे। यानी उन्होंने क्या किया रहेगा? किताबें लिखवाई रहेगी। उस किताबों का भाषा भी आपको जानना जरूरी होता है और उस इतिहास को आपको समझने के लिए दर्शन का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। विचारधारा के बारे में जब भी आप पढ़ोगे तो दर्शन के बारे में आप पढ़ोगे। समझ में आ गया? दर्शन इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। दूसरा है विज्ञान। विज्ञान मतलब विज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई, यानी कि ज्ञान की शुरुआत कहाँ से हुई। ज्ञान ही विज्ञान कहा जाता है। समझ में? किसी भी ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। समझो आप इसको। वैज्ञानिक आविष्कारों और सिद्धांतों का कालक्रम और उनका आविष्कारों की कारण परंपरा की श्रृंखला को समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। विज्ञान के इतिहास हमें कब पढ़ना पड़ता है? जैसे कि बिजली का आविष्कार कब हुआ, रेलवे का आविष्कार कब हुआ, ये जो बिल्डिंग का आविष्कार कब हुआ, कैमरे का आविष्कार कब हुआ, मोबाइल का आविष्कार कब हुआ, ये सब विज्ञान है। समझ में आ गए? तो उसका हमें जब ये सब जो टेक्नोलॉजी हैं, जितने भी टेक्नोलॉजी देखते हैं, इसका इतिहास हमें कहाँ पे पढ़ने को मिलेगा? इतिहास जो होता है, विज्ञान का इतिहास जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बल्ब की शुरुआत कब से हुई थी, ट्रेन की शुरुआत कब से हुई थी, या जो भी चीज़ें, कंप्यूटर की शुरुआत कब से हुई थी। जब आप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ोगे तो आपको कौन सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा? इतिहास, विज्ञान का इतिहास आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। इंसान को जिस चीज की जरूरत होती है उसका आविष्कार हो जाता है। कैसे होता है? जैसे कि मान लो कि अगर आप पैदल चलते हो, आपके पास चप्पल नहीं है, आपके पैरों में कांटे चुभते हैं, तो यहाँ पे जूते चप्पल का आविष्कार करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब भी हमें जरूरत पड़ती है तो आविष्कार हो जाता है। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, यानी जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो उस चीज की आविष्कार कर दिया जाता है। जैसे कि दिन और रात होता है, रात में अंधेरा होता है तो अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। अंधेरे को दूर करने के लिए बिजली का आविष्कार किया गया, तो इसलिए कहा गया है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है।
कई बार वैज्ञानिक आविष्कार मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने, विज्ञान का आविष्कार क्यों किया जाता है? मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। अभी आप मान लेते हैं गांव पैदल जाते हैं तो बहुत समय लग जाता है, इसलिए बाइक बना दिया गया, मोटरसाइकिल बना दिए गए, साइकिल बना दिए गए, ट्रेन बना दिए गए, प्लेन बना दिया गया। क्यों बनाए गए? क्योंकि हमें जरूरत थी तो हमने बना दिया, आवश्यकता थी आविष्कार कर दिया गया। ये क्यों बनाए गए? मनुष्य की या इंसानों की पूर्ति के लिए बनाया गया। और जिज्ञासा का शमन करने के लिए प्रयासों का परिणाम होता है। हम आसमान को देखते हैं, हमें बड़ी जिज्ञासा रहती है, चंद्रमा पे कौन रहता है, तो हम चंद्रमा पे भी उड़ के पहुंच गए क्योंकि हमें वहां पे जाने की जिज्ञासा थी, है ना। तो जब भी किसी चीज की जरूरत होती है तो उसका आविष्कार हो जाता है। यानी जब हम किसी ज्ञान के बारे में पढ़ते हैं या टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उसको हम कौन से इतिहास में पढ़ते हैं? विज्ञान के इतिहास में पढ़ते हैं। समझ में आ गया? इसके लिए पूर्ववर्ती वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग किया जाता है। किसी भी चीज का खोज कैसे होता है? पूर्ववर्ती कोई पहला वैज्ञानिक रहा होगा, किसी चीज का खोज किया रहेगा, धीरे धीरे उसमें खोज बढ़ती गई और वो आगे बढ़ता गया। समझ में आ गया? इन आविष्कारों के पीछे जो कारण, परंपरा और कालक्रम होता है उसे समझने के लिए विज्ञान के इतिहास का ज्ञान उपयोगी सिद्ध होता है। आज के समय में हम लोग बिजली देखते हैं, बल्ब देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कैमरा देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इसका शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा। इसको समझने के लिए हमें इतिहास में जाना पड़ेगा या इतिहास पढ़ना पड़ेगा। जब आप भूतकालीन घटनाओं को समझोगे तभी आपको आज का समय समझ में आएगा। तो यानी टेक्नोलॉजी की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? इतिहास विज्ञान से मिलती है। तीसरा देखते हैं। तीसरा है तकनीकी विज्ञान। तकनीकी विज्ञान क्या होता है? आइए समझते हैं। कृषि उत्पादन। पहले कृषि का उत्पादन कैसे किया जाता था? पुराने समय में खेतों में स्त्रियां और पुरुष जाते थे, खुदाई करते थे, चीजें उगाते थे, उसको खाते थे। फिर बैल आया, बैल से जुताई करके चीजें उगाई जाने लगी। फिर धीरे धीरे समय बदलता गया, ट्रैक्टर आ गए, आज आधुनिक मशीन आ गए, मशीनों के द्वारा किया जा रहा है, खेती किया जा रहा है। इसे क्या कहा जाता है? तकनीकी विज्ञान कहा जाता है। यानी विज्ञान का उपयोग करके, ज्ञान का उपयोग करके हम किसी भी चीज का उत्पादन किस प्रकार करते हैं। पहले कैसे पढ़ाया जाता था, आज आप देख रहे हो किस प्रकार पढ़ रहे हो। तकनीकी विज्ञान का उपयोग मैं कर रहा हूं आपको पढ़ाने के लिए, आप घर पे बैठे बैठे यहां से पढ़ पा रहे हो। समझ में आ गए? फिर वस्तुओं का उत्पादन कैसे किया जाता है, ये भी हमें समझ में आता है। वस्तु यानी कोई चीजों का उत्पादन किस प्रकार किया जाता है, इसको पढ़ने के लिए हमें तकनीकी विज्ञान पढ़ना पड़ेगा। स्थापत्य यानी जो इमारत की डिजाइन है, जो घरों का डिजाइन है, पुराने घरों का डिजाइन देखो कैसा था, कच्चे घर होते थे, आज बड़े बड़े बिल्डिंग देखने को मिलते हैं। इसे हम कहते हैं तकनीकी विज्ञान। समझा? आगे समझो। अभियांत्रिकी। अभियांत्रिकी को अंग्रेजी में इंजीनियर कहा जाता है। इंजीनियर क्या करता है? किसी चीज को बनाने की कोशिश करता है। समझ में आया? आदि में होते गए परिवर्तन और उसके पीछे जो कारण, परंपरा की श्रृंखला होती है उसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का अध्ययन करना आवश्यक है। तकनीकी विज्ञान से हमें क्या ज्ञान मिलता है? कृषि का उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाना चाहिए, स्थापत्य, कोई मूर्तियों का डिजाइन किस प्रकार है, भवनों का, इमारतों का डिजाइन किस प्रकार है, इंजीनियरिंग किस प्रकार की जाती है, इसे हम लोग तकनीकी विज्ञान कहते हैं। समझ में आ गया? आगे समझो। इसको समझने के लिए हमें कौन सा? तकनीकी विज्ञान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। वैज्ञानिक आविष्कार और तकनीकी विज्ञान में होने वाली प्रगति एक दूसरे पर निर्भर है। यहाँ पे देख रहे हो तकनीकी विज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार। पहले वैज्ञानिक क्या करता है? किसी चीज का आविष्कार करता है, उसके बाद उसका उपयोग करके हम तकनीकी विज्ञान करते हैं। तकनीकी यानी कि उसका फिर से उपयोग करके उस चीज को आगे बढ़ाते जाते हैं, तकनीकी विज्ञान कहा जाता है उसे। यानी कि एक चीज का आविष्कार हो गया, उसको फिर से हम आगे बढ़ाते जाएंगे, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करते जाएंगे ताकि वो और अच्छा बन सके। पहले जब साइकिल था, फिर मोटरसाइकिल आया, हमने क्या किया? पहले आविष्कार किया साइकिल का, फिर तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके साइकिल को क्या कर दिया? पहले साइकिल चलाने में थकावट आती थी लोगों को, फिर मोटरसाइकिल बना दिया, बैठो और भगाओ, थकने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया? मानव की उत्क्रांति यात्रा में पत्थर के शस्त्र, औजार निर्माण,
से लेकर कृषि उत्पादन का विकास होने तक उसके द्वारा ग्रहण किया गया विज्ञान और उस पर आधारित तकनीकी विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण था। तो मानव की जब उत्क्रांति हुई, यानी मानव की जब उत्पत्ति हुई, उस समय इंसान क्या करता था? पत्थर के शस्त्र और औजार का उपयोग करता था और उसी से खेती करता था। पत्थरों के औजार से इंसान क्या करता था? खेती करता था। उसके बाद कृषि करते करते आजकल देख रहे हो विज्ञान का उपयोग करके और तकनीकी विज्ञान का उपयोग करके किस प्रकार खेती की जा रही है। आजकल देख रहे हो तकनीकी विज्ञान की सहायता से कृत्रिम तरीके से बारिश कराई जा रही है, खेतों में बिना मौसम में बारिश कराई दी जा रही है। समझ में आ गया? इसे कहते हैं तकनीकी विज्ञान। सिंचाई करने का तरीका बदल गया है, सिंचाई इस प्रकार की जाती है जैसे बारिश हो रही है, इसे कहा जाता है तकनीकी विज्ञान। कालांतर में विज्ञान में हुई उन्नति के फलस्वरूप उत्पादन प्रक्रियाओं का यांत्रिकीकरण होता गया। तो पहले उत्पादन यानी खेती कैसे की जाती थी? वैसे ही प्राचीन तरीके से खुदाई करके लोग फावड़े का प्रयोग करते थे, कुदाल और फावड़े का प्रयोग करके खेतों की या बैलों का प्रयोग करके खेती करते थे। लेकिन आज के समय में उत्पादन करने के लिए, खेती करने के लिए यांत्रिकीकरण हो गया, यानी मशीनों का उपयोग करके खेती किया जा रहा है, यानी यहाँ पे तकनीकी विज्ञान का प्रयोग किया जा रहा है। समझ में आ गया? यह यांत्रिकीकरण किस प्रकार होता गया, विज्ञान और तकनीकी विज्ञान किस प्रकार सदैव एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, इसे समझने के लिए तकनीकी विज्ञान के इतिहास का आकलन करना आवश्यक है। हमें इतिहास को समझने के लिए विज्ञान और तकनीकी विज्ञान दोनों समझना होगा। विज्ञान मतलब आविष्कार कर दिया गया, वो हो गया विज्ञान, और तकनीकी विज्ञान मतलब उसकी सहायता से हम जो दूसरा काम करते हैं उसे कहते हैं तकनीकी विज्ञान। क्लियर हुआ? आगे समझो। आगे आता है उद्योग धंधे और व्यापार। इसका एक अलग इतिहास है। उद्योग धंधे किस प्रकार समाज में होते हैं, व्यापार बिजनेस किस प्रकार होता है, आइए इसको समझते हैं। उद्योग धंधों और व्यापार के कारण मानवीय समाजों के बीच पारस्परिक व्यवहार का क्षेत्र फैल जाता है। बिजनेस व्यापार के कारण क्या होता है? लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोग दूर दूर जाते हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस व्यापार के कारण लोगों में क्या होता है? पारस्परिक संबंध बढ़ जाता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, लोगों का समाज बढ़ता है व्यापार के कारण। समझ में आ गया? लोगों का वेशभूषा बदलता है। आगे समझो, समझेगा। फलस्वरूप सांस्कृतिक संबंधों का जाल भी निरंतर विकसित होता गया। यहाँ पे देखो सांस्कृतिक, जैसे कि अगर आज भारत देखा जाए तो भारत में शुरुआत में क्या पहना जाता था? धोती कुर्ता और साड़ियाँ पहनी जाती थी। लेकिन अभी धोती कुर्ता नहीं पहना जाता है ना, खत्म हो गया धीरे धीरे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग जो पूर्वी सभ्यता है उसका पालन कर रहे हैं, यानी कि उनके वेशभूषा यानी उनकी संस्कृति का हम क्या कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं, उनकी बातें हम मान रहे हैं। एक समय था भारत में क्या होता था? मक्खन, दही, मक्खन, छाछ रखा जाता था, और आज क्या रखा जा रहा है? शराब पिया जा रहा है ना? गलत बोल रहा हूं तो कमेंट करके बताना कि सर आप गलत बोल रहे हो। एक समय था भारत लोगों को सिखाता था, लेकिन आज क्या कर रहा है? भारत दुनिया से सीख रहा है ना? जो एक समय भारत विश्वगुरु हुआ करता था, दुनिया को सिखाता था, आज वही भारत सारी दुनिया को देख के सीखने की कोशिश कर रहा है। अगर विदेश में दारू पी रहे हैं तो हम भी दारू पी रहे हैं, जबकि ये गलत है। समझ में आ गए? आइए समझते हैं आगे। यह उद्योग धंधों और व्यापार के प्रबंधन का एक अंग होता है। तो ये इतिहास में क्या होता है? उद्योग धंधे और व्यापार का किस प्रकार प्रबंधन करना चाहिए, यानी व्यवस्था किस प्रकार, बिजनेस व्यापार का व्यवस्था किस प्रकार है। आजकल देख रहे हो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल हो गए। पुराने समय में बिजनेस व्यापार किस प्रकार होता था और आज के समय में किस प्रकार हो रहा है, इसको पढ़ने के लिए तुमको कौन सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा? उद्योग धंधे और व्यापार का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उस इतिहास को समझना महत्वपूर्ण होता है। बाजार और व्यापार का स्वरूप बदलता है। पहले का बाजार और आज के बाजार में बहुत फर्क है। आज का बाजार और पहले का बाजार कैसा रहा होगा, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उद्योग धंधों और व्यापार का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इन सभी के पीछे मानवीय रिश्ते नातों का स्वरूप, सामाजिक ढांचा बदलता गया। बाजार के कारण क्या हो गया? मानव के रिश्ते नाते बदलते गए और समाज का ढांचा बदलता गया। समाज में बहुत ही परिवर्तन होता गया। पहले का समाज और आज का समाज में बहुत ही परिवर्तन देखने को मिलता है। इस संपूर्ण यात्रा को समझने के लिए सांस्कृतिक संरचना, सामाजिक ढांचा, आर्थिक व्यवस्था आदि के इतिहास का अध्ययन करना पड़ता है। अगर हमें बिजनेस व्यापार समझना तो हमें सांस्कृतिक संरचना
यानी पहले की संस्कृति और आज की संस्कृति कैसे, ये समझना होगा। सामाजिक ढांचा यानी आज का समाज और पहले का समाज किस प्रकार है, ये समझना होगा। आर्थिक व्यवस्था, आजकल पैसे का जो उपयोग किया जा रहा है वो पुराने समय में कैसा किया जाता है, इसको पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग विषयों के इतिहास पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। पांचवा देखते हैं प्रबंधन विज्ञान। प्रबंधन मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। किसी भी चीज को संभालना उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रबंधन विज्ञान। तो ये क्या होता है, आइए समझते हैं। उत्पादन के संसाधन, मानव शक्ति और उत्पादन की विविध क्रियाओं, बाजार और विक्रय के प्रबंधन श्रृंखला में इनके संबंध भूतकालीन व्यवस्थाएं किस प्रकार थी, इसे समझना आवश्यक होता है। देखो आजकल जो भी चीजें उत्पादन की जाती थी, उत्पादन करना यानी कि जैसे कि गेहूं उगाना, चावल उगाना, गाड़ी बनाना, मोबाइल बनाना, ये सब उत्पादन कहा जाता है। उत्पादन करने के लिए मानव का उपयोग होता है, इसलिए मानव शक्ति कहा गया। उत्पादन की विविध प्रक्रिया यानी कि किसी भी चीज को उत्पादन करने के लिए किस प्रकार उस चीज का उत्पादन किया जाता है, उससे प्रक्रिया कहा जाती है। जैसे कि आप मान लेते हो मिठाई बनाते हो, तो मिठाई किस प्रकार बनाई जाती है, उसे क्या कहा जाता है, बनाने की प्रक्रिया या क्रिया। समझ में आ गया। बाजार में क्या होता है, विक्रय होता है यानी सामानों को बेचा जाता है। और प्रबंधन, उसका किस प्रकार बेचा जाता है, बाजार में किस प्रकार उसे बेचा जाता है, उसका मैनेजमेंट किस प्रकार किया जाता है, उसको समझने के लिए हमें प्रबंधन विज्ञान पढ़ना होगा। समझ में आ गया। और भूतकालीन में किस प्रकार चीजें थी और आज की कैसी चीजें हैं वो समझना होगा। आगे समझो। इस श्रृंखला से जुड़े विविध स्तरों के लोगों की पारंपरिक मानसिकता को समझने के लिए इन सभी का भार जिन अलग अलग सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के संगठनों पर निर्भर रहता है, यदि उनका इतिहास समझते हैं तो वर्तमान से विविध स्तरों पर प्रबंधन करना सरल हो जाता है। अगर हमें आज की जो भी बाजार में प्रबंधन, किसी भी चीज का मैनेजमेंट आज किस प्रकार किया जा रहा है और पहले किस प्रकार किया जाता था, अगर हम पुरानी चीजों को देखेंगे तो आज हम उसको और सरल तरीके से, क्योंकि हम किसी चीज को कब सीखते हैं, एक बच्चा पैदा होता है वो सीखता कैसे, जब लोगों को देखता है कि लोग चलते कैसे हैं तो भी चलने की कोशिश करता है। अगर एक बच्चा पैदा होता है तो उसको एक भी भाषा नहीं आती है, तो जो भी भाषा वो देखता है वो बोलना चालू कर देता है। यानी जो भी चीजें आज हम सीखते हैं कहीं ना कहीं उसका संबंध जो होता है भूतकाल से होता है। समझ में आ गए। तो हमें प्रबंधन विज्ञान से समझ में आता है, किसी भी चीज को हमें समझने में आसानी होती है, किससे, प्रबंधन विज्ञान से। आगे समझो कला। आज बहुत आप कला देखते हो, डिजाइन देखते हो, पेंटिंग देखते हो, पेंटिंग देखो, डिजाइन देखो, घर की डिजाइन देखो, सड़क की डिजाइन देखो, इसे कला कहा जाता है। गाना एक कला है, नाचना एक कला है, डांस करना एक कला है, बिल्डिंग बनाना एक कला है, घूमना एक कला है, पढ़ाना एक कला है, सीखना एक कला है। तो कला की शुरुआत कहाँ से हुई, इसको समझने के लिए हमें कला का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। समझ में आ गए। आइए समझते हैं। विविध कला क्षेत्रों में हुई अभिव्यक्ति और उसके कारण वैचारिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर हुए कलाओं के विकास को समझना आवश्यक है। तो आजकल जो हमें जो चीज़ें दिखाई देती हैं, जो भी हमें इमारत दिखाई देती हैं, जो भी हमें पेंटिंग दिखाई देती हैं, जो भी हमें डांस वेशभूषा, अगर पुराने लोग डांस नहीं किए होते, थोड़ा बहुत नाचे नहीं होते, गाए नहीं होते, आजकल के जो बड़े बड़े डांसर हैं उनको नाचना गाना आता क्या, कहीं ना कहीं उनका संबंध पुराने लोगों से है। पुराने लोगों ने जो सिखा दिया उसको और बेहतर तरीके से नए लोग कर रहे हैं। समझ में आ गए। किसी भी कला की अभिव्यक्ति के मर्म को कलाकृति बनाने वाले की मानसिकता और विशिष्ट कला शैली के विकास क्रम को सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन द्वारा समझा जा सकता है। अगर आप ताजमहल देखोगे तो ताजमहल कितना खूबसूरती तरीके से बनाया गया है। अगर आप गेट ऑफ इंडिया देखोगे, इंडिया गेट देखोगे, या भारत में ऐसे खूबसूरत खूबसूरत मंदिर हैं, अगर आप उसको देखोगे तो कहीं ना कहीं वो बनाने वाला क्या कलाकार रहा होगा जो इतना खूबसूरत पेंटिंग बनाया, या इतनी खूबसूरत मंदिर बनाया, या इतनी खूबसूरत इमारत बनाया। वो कला को अलग अलग इतिहास, अलग अलग कलाओं में हम उसको समझ सकते हैं। जब हम कला का इतिहास पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि कौन सी इमारत किस कला में बनाई गई है। फिलहाल ये तो बहुत बड़ा इतिहास है, यहाँ पे बहुत छोटा बताया गया है। आगे समझो। मानव विज्ञान शाखा। मानव विज्ञान शाखा का मतलब इंसान को ज्ञान कहाँ से मिला या इंसान की शुरुआत कहाँ से हुई, आइए इसको समझते हैं। इतिहास, इतिहास का मतलब होता है भूतकाल। पुरातत्व, पुरातत्व मतलब इंसान के द्वारा छोड़ी गई जो चीजें हैं,
जैसे कि मान लेते हैं पुरानी जो वस्तुएं पाई जाती हैं उसे पुरातत्व कहा जाता है। पुरानी जो भी वस्तुएं पाई जाती हैं, जैसे कि मान लेते हैं शिवाजी जिस तलवार से लड़ाई लड़े थे, वो शिवाजी महाराज का जो तलवार है वो रखा जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? पुरातत्व कहा जाएगा। समझ में आ गया? समाज विज्ञान, समाज विज्ञान मतलब समाज में कौन कौन से विज्ञान चल रहे हैं। मानव विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र जैसी ज्ञान शाखाओं के उद्गम और विकास को समझ लेना इन ज्ञान शाखाओं के अध्ययन का आवश्यक अंग है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है जितने भी मैंने बोला, जैसे मानव विज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहाँ पे क्या किया गया है? इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है ताकि लोग आसानी से इतिहास को समझ सकें। विज्ञान और अन्य सभी क्या ज्ञान शाखाओं की जननी दर्शन है। तो देखो, हमें किसी भी चीज का ज्ञान कब मिलता है? जब हम दर्शन करने जाते हैं। जब आप कहीं घूमने जाओगे तभी उस चीज को अच्छे से समझ पाओगे। मैंने हिमालय के बारे में लिख दिया, हिमालय बहुत खूबसूरत है, वहां पे बर्फ जमा होता है, उस पर सफेद कलर का बर्फ पाता है, बहुत ठंडा होता है। तो आप ठंडगी या ताजगी का उसको महसूस नहीं कर पाओगे जब तक आप हिमालय में जाके खुद वो चीजें वहां से देखोगे नहीं। किसी चीज को समझना है तो उसका दर्शन करना जरूरी होता है। वैश्विक पसारा, विश्व कैसा है? फैला हुआ है। पसारा मतलब फैला है और उसमें मानव का अस्तित्व है। विश्व में इंसान है, पृथ्वी है, पृथ्वी पर क्या है? इंसान है। इसके पारस्परिक संबंध को समझ लेने की जिज्ञासा में से विश्व भर के सभी मानवीय समाजों में उस पारस्परिक संबंध के बारे में लोग अनुमान करने लगे हैं। विश्व में जितने भी, पूरे विश्व की बात करें, सभी इंसान यही जानना चाहते हैं कि हर चीज की शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, कहाँ से हुई। यहाँ तक इंसान की खुद की उत्पत्ति कैसे हुई, इंसान कहाँ से जन्म हुआ, कैसे इंसान बना, ये हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी? इतिहास से ही मिलेगी। उसमें से विश्व की उत्पत्ति से संबंधित कथाएं, यानी विश्व की शुरुआत कैसे हुई, सृष्टि का चक्र, सृष्टि किस प्रकार चलती है, मानवीय जीवन से संबंधित मिथक, मानव की शुरुआत कैसे हुई, मिथक बहुत सारी कहानियां हैं, झूठी कहानियां, कुछ सही कहानियां हैं। देवी देवताओं के बारे में हमें जानकारी इतिहास से मिलती है। कल्पनाएं, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किए गए अनुष्ठान, किस प्रकार देवी देवताओं के बारे में जानकारी मिलती है। उनको प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कौन कौन से अनुष्ठान किए जाने चाहिए, ये हमें भूतकाल से, इतिहास से समझने को जानकारी मिलती है। उनके संबंध में किया गया तात्विक विवेचन का विकास हुआ है। तो धीरे धीरे क्या होता गया, चीजें आगे बढ़ती गई, खोज होता हुआ गया, उसका विकास हुआ। प्राचीन लोगों द्वारा किए गए इन अनुष्ठानों के विचारों में दर्शन और तत्वों के बीज है। देखो, दर्शन विज्ञान जब आया तो जो गलत चीजें थी उससे हटा दिया गया, जो सही चीजें थी उसे मान लिया गया। इतिहास का मतलब है कि हमें चीजों को समझना, जो सही चीज है उसे मान लेना, जो सही नहीं है उसको हटा देना है। समझ में आ गया? यहाँ उल्लिखित मानव ज्ञान शाखा की विभिन्न शाखाओं का विकास दर्शन के सिद्धांतों की नींव पर आधारित है। यहाँ पे बताया गया, जैसे कि आपने देखा, आपने पढ़ा कि दर्शन विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, तकनीकी विज्ञान का इतिहास, बहुत सारे आपने जो भी पढ़ा, तो इस सबको अलग अलग इतिहास को अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इसी को हम लोग कहते हैं उपयोजित इतिहास। आइए देखते हैं उपयोजित इतिहास और वर्तमान, यानी उपयोजित इतिहास और वर्तमान काल का इस समय में क्या संबंध है, देखते हैं, पढ़ते हैं। प्रायः यह प्रश्न पूछा जाता है कि प्रतिदिन के व्यवहार में इतिहास की क्या उपयोगिता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इतिहास की जरूरत क्या है, इतिहास हम क्यों पढ़ें, इतिहास पढ़ के इसका हमारे प्रतिदिन के जीवन में क्या फायदा होगा, पहला प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है उपयोजित इतिहास किसे कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर में ऊपरी प्रश्न का उत्तर आपने मिल जाता है। तो हमने देखा कि उपयोजित इतिहास क्या होता है, यानी जब सामान्य लोगों के बारे में इतिहास लिखा जाए उसे उपयोजित इतिहास कहा जाता है। सामान्य यानी जो इस समय समाज में जो परंपराएं प्रचलित हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, इसको जब हम समझते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं उपयोजित इतिहास। भूतकाल में मूर्त और अमूर्त स्वरूप में अनेक अवशेष हैं, वे वर्तमान काल में पाए जाते हैं। अब भूतकाल की बात करें तो बहुत सारे हमें मूर्त और अमूर्त चीजें मिलते हैं। मूर्त यानी और अमूर्त क्या होती है, मूर्त वो चीजें कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं,
उसे मूर्त कहते हैं। जैसे कि हम पुराने प्राचीन समय के मंदिर देख सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मूर्त कहते हैं। मूर्त यानी जिसका भौतिक स्वरूप होता है उसे मूर्त कहा जाता है। अमूर्त मतलब जिस चीज को हम देख नहीं सकते, यानी जो चीजें मौखिक रूप से पाई जाती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसे अमूर्त कहा जाता है। जिसका भौतिक रूप से जो चीजें नहीं होती हैं, जैसे कि हवा को हम क्या कह सकते हैं, अमूर्त कह सकते हैं, क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते हैं। या पेंसिल देख पा रहे हो, इसको हम मूर्त कहेंगे, क्योंकि जो चीजें भौतिक होती हैं, जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम लोग मूर्त कहते हैं। जिसे हम लोग देख नहीं सकते उसे अमूर्त कहते हैं। समझ में आ गया। तो भूतकाल में बहुत सारी चीजें हमें मूर्त रूप से और अमूर्त रूप से देखने को मिलता है। जैसे कि पुराने मंदिर क्या है, मूर्त हैं। कहानियां जो होती हैं अमूर्त होती हैं। तो एक चीज भूतकाल की इस समय में हमें देखने को, सुनने को मिलता है। हमारे मन में उनके बारे में कुतूहल रहता है, अपनापन होता है। तो जब भी हम कोई पुराना चीज देखते हैं तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप किसी जगह पे घूमने गए, जब वो चीज को आपने देखा तो आप उसको जानने की कोशिश करोगे, आपन में एक इच्छा, कौतूहल उत्पन्न होगा। समझ में आ गया। हमें उसके अस्तित्व का इतिहास समझ लेने की आवश्यकता अनुभव होती है। जब हम कोई चीज आज देखते हैं, मान लेते हैं कि आप कहीं पे घूमने गए, एक बहुत पुरानी आपको मूर्ति मिल जाती है, तो आपके मन में उस मूर्ति को जानने की इच्छा होगी कि किसकी मूर्ति है, कैसी मूर्ति है, इसकी शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, किसने बनाए, आप जानने की कोशिश करोगे। तो कहीं ना कहीं इतिहास हमें भूतकालीन घटनाओं को बताता है, क्योंकि वे अवशेष हमारे पूर्वजों द्वारा निर्मित कलाकृतियों, परंपराओं के अवशेष हैं। तो जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे लिए बहुत सारे कलाकृत डिजाइन बना के छोड़ गए हैं, बहुत सारे परंपराएं छोड़ के गए हैं। आज औरतें सिंदूर लगाती हैं तो क्यों लगाती हैं, क्योंकि हमारे पूर्वजों की देन है, इसलिए लगाती हैं। साड़ी पहनती हैं तो क्यों पहनती हैं, मंगलसूत्र पहनती हैं तो क्यों पहनती हैं, है ना। ये तो समाज में परंपराएं हैं, तो कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हुई रहेगी। हमने जानने की कोशिश नहीं किया, अगर जानने की कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं थोड़ी जानकारी हमें मिलेगी। इसलिए इतिहास पढ़ना बहुत जरूरी होता है। वह हमारी सांस्कृतिक विरासत है। पुराने जो चीजें हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हम अपने संस्कृति को मानते हैं, उसको फॉलो करते हैं। समझ में आ गया। वह हमारी पहचान होती है, संस्कृति ही हमारी पहचान होती है। भारत की खूबसूरती किसमें होती है, जब हम हिंदुत्व बन के चले। ये भारत की खूबसूरती है। भारत कभी किसी के सामने झुका नहीं है, भारत की खूबसूरती है। उसके इतिहास का ज्ञान हमें हमारे उद्गम स्रोत तक ले जाता है। आज जो परंपराएं चल रही हैं उसको समझने के लिए जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो उसकी शुरुआत के उद्गम यानी शुरुआत के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अतः उस विरासत को हमारी और हमारी आने वाली पीढ़ियों के हितों को दीर्घकाल तक संरक्षित रखने तथा उसको संवर्धन करने की आवश्यकता उत्पन्न होती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये चीज़ों को अगर हम नष्ट नहीं करेंगे तो आने वाले हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर हम पृथ्वी के ऊपर सभी पेड़ों को हटा देंगे तो आने वाले समय में इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप जरा विचार कीजिए, एक समय पृथ्वी पर डायनासोर का जमावड़ा हुआ करता था, जिस प्रकार आज इंसान देखने को मिलते थे हैं। एक समय था कि पृथ्वी के ऊपर डायनासोर पाए जाते थे, लेकिन आज गायब हो गए। अगर इंसान ऐसी गलतियां करता रहेगा तो एक समय में इंसान भी विलुप्त होता जाएगा। तो ये हम इतिहास से सीख सकते हैं कि हमें कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। संक्षेप में थोड़ा एक लाइन छूट गए। फलस्वरूप व्यवसाय के अनेक अवसर निर्माण होते हैं। यहाँ पे देखते हो बिजनेस भी किया जा सकता है, यानी कि अगर आप ताजमहल देखने जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग बिजनेस व्यापार करते हैं। आप घूमने जाते हो तो खर्चा करोगे, वहाँ पे लोग होटल है, बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से व्यापार का अवसर मिलता है। संक्षेप में कहना हो तो इतिहास के आधार पर वर्तमान काल और यथा योग्य आकलन करने और भविष्य काल के लिए दिशा निर्देशन और इस रूप में उपयोजित इतिहास का वर्णन किया जा सकता है। जब हम इतिहास पढ़ेंगे तो हम आकलन कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इतिहास का उपयोग हम आज के समय और भविष्य में किस प्रकार कर सकते हैं। तो पार्ट 1 में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जल्द ही आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।